डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीव है और मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। पेशे के बारे में क्या बताऊँ आपको। इस समय मैं बेरोज़गार हूँ और हालत ऐसी चल रही है कि घर की ईएमआई देने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन लगता है घर मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैंने जितनी भी जमा पूंजी बचा रखी थी वो सब लग चुकी है और अब मुझे लगता है जो भी काम मिले मैं उसे करने को तैयार हो जाऊँगा। जान पहचान वालों को, दोस्तों को, सबको मैंने कह रखा है कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, मुझे बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बेघर हो जाऊं। कुछ लोग कहते हैं कि लोग प्यार में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन सच बताऊं, कंगाली में आप जिस डिप्रेशन में जाते हैं उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मरना आसान लगने लगता है। मेरी हालत इस समय बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, भाई काम शहर से थोड़ा दूर है, आने जाने में 2 घंटे लग जाया करेंगे, क्या तू काम करने को तैयार है? वहाँ पर खाली सी जगह है तो तुझे बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है तुझे पगार अच्छी मिल सकती है। मैंने कहा हाँ भाई, हाँ, जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, मैं करने को तैयार हूँ। तो उसने मुझे एक आदमी से मिलने के लिए भेजा। वो उस जगह का सुपरवाइज़र था जो वहाँ पर मौजूद नहीं रहता था। ये एक स्टोरेज साइट थी जहाँ पर कई कंटेनर्स पड़े हुए थे और इस जगह पर लोग कंटेनर्स को किराए पर लिया करते थे। जैसे कि कुछ लोगों के घर में बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है और उन्हें स्पेस चाहिए तो वो घर का सामान इन कंटेनर्स में रख सकते हैं। साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे आप जितने समय चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर काम करना मेरे लिए ठीक ही रहेगा। माना बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन काम घूमने फिरने का है, सिक्योरिटी गार्ड का है, तो मुसीबत का सामना मुझे तो नहीं करना होगा। जब मैं सुपरवाइज़र से मिल रहा था, मैंने अपनी हालत बयां कर दी कि मुझे इस काम की ज़रूरत है। इससे पहले भी काम ढूंढने की मैंने कोशिश की है, मैं इस काम को दिल लगाकर करने की कोशिश करूँगा। और सुपरवाइज़र समझ चुका था कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ना कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर सुपरवाइज़र ने कुछ ऐसा कहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसी बात कोई क्यों करेगा। उसने कहा यहाँ पर काम काफ़ी अजीब है। अब मैं कैसे कहूँ, तुम्हें एक रूल बुक दी जाएगी, उस रूल बुक के अनुसार तुम्हें काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भूतिया घटनाएं होती हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा सा हंसा था और फिर कहने लगा था, जब भूत ही नहीं होते तो भूतिया घटनाएं कैसी होती होंगी। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ होता है तो मैं डरने वाला नहीं। आप जो भी रूल बुक देंगे मैं उसके अनुसार काम करूंगा। तो उसने कहा, फिर तो ठीक है, ऐसा करो, कल से तुम काम पर आ सकते हो। सारे कागजाती काम को मैंने पूरा कर लिया था। दिन के वक्त मुझे वो जगह दिखाई गई। वो जगह बहुत ज़्यादा बड़ी थी और मैंने एक बार सुपरवाइज़र से कहा था, जगह तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे एक समय पर हर जगह क्या होना ही चाहिए। उसने कहा इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल रूम है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हें बस ये चेक करना है कोई अनजान आदमी यहाँ पर ना आए। अगर कोई आता भी है उससे तुम बात कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है, बाकी तुम रूल बुक पढ़ लेना। वो खुद कुछ नहीं बता रहा था, मुझे बस यही कहे जा रहा था कि कंट्रोल रूम में एक रूल बुक पड़ी हुई है, उस रूल बुक को पढ़ते जाना, जैसा जैसा बताया गया है सिर्फ वैसा वैसा ही करना है। मुझे लगा रूल बुक में बताया गया होगा कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, किस कंटेनर को कैसे खोलना है, किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना है, ये चीज़ें होंगी। लेकिन रात के वक्त जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा था, मुझे रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम करना था। मेरे लिए ये ठीक था। रविवार की मुझे छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा रुपए बनेंगे। ये तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा है ना।
कंट्रोल रूम में कई स्क्रीन लगी हुई थी। कम से कम 30 कैमरे थे जो इस इलाके में लगे हुए थे। खुला इलाका था, दूर दूर तक कंटीली तारें लगी हुई थी। अंदर सपाट मैदान के ऊपर कंटेनर्स रखे गए थे और एक तरफ दरवाज़ा लगा हुआ जिस पर लोगों ने अपने अपने ताले लगा रखे थे। लेकिन एक चाबी मेरे पास भी थी हर एक कंटेनर की, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं उन कंटेनर्स को खोल सकूं। कंट्रोल रूम में बैठा मैं कुर्सी पर अपनी टांगे रखकर एक तरफ टेबल पर बैठकर आराम करने लगा था और स्क्रीन को देखता जा रहा था। कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मुझे लगता है कंट्रोल रूम में आधा समय तो मेरा निकल ही जाया करेगा। बाकी समय आधी रात को एक बार मैं टॉर्च लेकर राउंड लगा लिया करूंगा। लेकिन इतना है कि पूरी जगह का राउंड तो मैं नहीं लगा सकता। यहाँ पर ब्लॉक बने हुए थे, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे कई ब्लॉक थे जिसमें रोज के हिसाब से ये कंटेनर्स को रखा गया था। गलियां कह सकते हैं। और इन कंटेनर्स को आप छोटे घर की तरह समझ सकते हैं। लेकिन फिर सामने पड़ी वो किताब देखी मैंने जिसके ऊपर लिखा हुआ था रूल बुक। उस रूल बुक को देखकर मुझे शुरू में लगा कि साधारण रूल ही होंगे। चलो मैं शुरू वाले कुछ रूल को पढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन वहां पर जो ये स्टोरेज फैसिलिटी थी ना, उसके अलग अलग हिस्सों के अलग अलग रूल थे और बड़े अटपटे से रूल वो लग रहे थे। जैसे शुरुआती पन्ने में मैंने पढ़ा था A17 कंटेनर। वहां से अगर कोई आवाज आए या उसका मालिक रात के वक्त तुम्हें नजर आए उस कंटेनर को खोलता हुआ, तो उससे बात भी नहीं करनी है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश भी करे तो उसे इग्नोर करना है, जैसे वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। अब सोचकर देखिए, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। अगर कोई एक कंटेनर का मालिक आता है, मुझसे बात करने की कोशिश करता है, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये कैसा नियम हो सकता है? क्या उसने कुछ ज्यादा बुरा किया है? या हो सकता है उसने कंटेनर की फीस ना भरी हो, लेकिन उसका कंटेनर सील भी नहीं करना चाहते होंगे ये लोग, तो ये नियम बना दिया होगा। मैंने मुस्कुराते हुए उस पन्ने को पढ़ा था। अरे ऐसे अटपटे नियम है तो मुझे लगता है एक बार में सारे नियम तो मैं पढ़ूंगा नहीं, एक एक करके उन नियमों को पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी सामने वाली स्क्रीन की तरफ मेरी नजर पड़ी। एक आदमी चलता हुआ एक कंटेनर के करीब नजर आ रहा था। तो मैंने सोचा, अरे रात के वक्त कौन आ गया? अरे गेट के करीब तो मैं बैठा हूं, गेट को बंद किया गया है और रात के वक्त कभी कभी कोई इंसान आ सकता है परमिशन लेकर। लेकिन ये अंदर कौन है? मैं अभी देख कर आता हूं। मैंने टॉर्च उठाई, मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा और मैं ये ए रो की तरफ जा रहा था। वो आदमी चलता चलता A17 के करीब पहुंचा और जल्दी से चाबी ताले को लगा रहा था। मैंने दूर से देख लिया। पहले तो नियम का पालन भी करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा मैं एक बार तो देखूं, कहीं ये चोर उचक्का ना हो। अब ये नियम बड़ा अटपटा बनाया है, मुझे उस आदमी के बारे में पता भी नहीं। जैसे ही मैं धीरे धीरे करीब गया, वो आदमी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया मुझसे बात करने के लिए। ये एक बूढ़ा सा आदमी लग रहा था। दूर से तो जवान लग रहा, लेकिन करीब से मैंने देखा उसने बालों को काला जरूर करवाया हुआ था, लेकिन चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, यानी कि उसकी उम्र ज़्यादा होगी। जब मैं उसके करीब पहुंचा, नियम के अनुसार मुझे उससे बात नहीं करनी थी। मुझे बिल्कुल उसे इग्नोर करना था, जैसे कि मैं उसे देख ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन वो चाबी को ताले में घुसेड़े जा रहा था और A17 कंटेनर को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा। खुल नहीं रहा वो ताला। फिर वो मुझे कहने लगा, अरे तुम गार्ड हो ना, तो मेरी मदद करो। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप उसके सामने से निकल गया। मैं बस ये देखने के लिए आया था आखिर वो कौन है। और अब मुझे पता लग चुका था, तो मैं कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। क्या पता यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स चल रही हों और मैं अगर रिकॉर्डिंग में उससे बात करता हुआ किसी को नजर आ गया, मुसीबत में फंस सकता हूँ। चुपचाप मैं वहाँ से निकला, अपने कैबिन में जाकर बैठा और उसके बाद जैसे ही मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, हर तरफ कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो आदमी A17 कंटेनर के सामने नहीं था, कहीं और चला गया।
लेकिन कहाँ गया? मैंने थोड़ा जूम करके A17 कंटेनर को देखा। उस पर तो ताला लगा हुआ था, यानी कि वो कंटेनर के अंदर नहीं है। अगर अंदर नहीं है तो कहाँ चला गया? एक एक करके अलग अलग कैमरे को मैं देखता जा रहा, लेकिन उसका नामो निशान मुझे नजर नहीं आया। मुझे लगा इसके बारे में मुझे सुपरवाइजर को बताना चाहिए। मैंने जल्दी से सुपरवाइजर को कॉल लगाई और मैं कहने लगा, जी मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, कोई अनजान बिना परमिशन के अंदर आया है, मैं क्या करूँ? सुपरवाइजर का कहना था, किस तरफ गया वो? थोड़ा फॉलो किया, कहाँ रुका, क्या किया उसने? मैंने कहा, जी वो A17 कंटेनर के पास गया, उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। सुपरवाइजर डर गया और वो कहने लगा, तुमने रूल बुक नहीं पढ़ी? रूल बुक पढ़ो। A17 कंटेनर का जो मालिक है, जो भी है, उसे खोलने की कोशिश करे या तुम्हें वहां पर नजर आए, उससे बात नहीं करनी है, उसकी तरफ देखना तक नहीं है, उसे इग्नोर कर भाई, उसे इग्नोर कर। रूल बुक में जो बताया है उसे तुझे मानना होगा। सही से काम करना चाहता है तो ये जान ले। उसने मुझे धमकाया और फोन काट दिया, यानी कि इस बात को मैं किसी और को नहीं बता सकता। मुझे लगा था सुपरवाइजर को एक बार बता दूं, उसके बाद पुलिस को कॉल लगाऊंगा, लेकिन जब सुपरवाइजर ने ही मना कर दिया, मैं क्या कर सकता हूं? वो कह रहा था बस अनजानों की तरह बिहेव करो, और मुझे कई और सवाल पूछने थे। मैं वो सवाल तो पूछ ही नहीं पाया। मैं स्क्रीन की तरफ देखे जा रहा था और फिर से मुझे कुछ अजीब नजर आया। इससे पहले कि मैं रूल बुक को पढ़ पाता, ये चीज नजर आ गई, और ये तो और भी भयानक लग रहा था। ये एक लंबा आदमी था, करीबन 6.5 फुट का होगा। वो एक ऐसी चीज को घसीट कर ले जा रहा था जो देखने में मुझे कोई इंसान लग रहा, जैसे कपड़े में किसी इंसान को लपेटा गया हो। वो थोड़ा लंबा सा नजर आता है ना, ऐसे वो घसीट कर ले जा रहा किसी लाश को। देखता रहा मैं, मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब सिर्फ टॉर्च से काम बनने वाला नहीं था, मुझे लगता है मुझे डंडा भी उठाना होगा। लेकिन कहीं रूल बुक के अनुसार कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे नहीं करना चाहिए? कहीं उससे भी बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है? मैं देखूं तो सही। इसीलिए रूल बुक ना पढ़ना मैंने उस समय सही समझा। भागकर मैं बाहर की तरफ गया। मैं छिप चुका था एक कंटेनर के पीछे। मैं देखने लगा, वो आदमी जो मुझे लग रही लाश ही है, उसे खींचता हुआ लेकर गया। B1 कंटेनर के पास पहुंचकर इधर उधर ऐसे झांकने लगा जैसे कुछ छिपाना चाहता हो। फिर उसने कंटेनर खोला, वो लाश को अंदर फेंका, कंटेनर को बंद किया कपड़े से। वो जो ताला था ना, उसके ऊपर अपनी उंगलियों के निशान भी साफ कर दिए, जबकि चेहरे को भी थोड़ा ढंका हुआ था। यकीनन उसने एक लाश को डिस्पोज किया है कंटेनर के अंदर। बहुत दिनों बाद जब बदबू आएगी तब पता चलेगा। अब मैं क्या करूं, इसे पकड़ूं या ना पकड़ूं? एक तो नियम बनाए गए हैं, अब नियमों के अनुसार मुझे देखना होगा। लेकिन इतने में मैं सोच पाता, उसका कद बड़ा था, मेरे पास सिर्फ एक डंडा था। मैं उससे उलझता तो हो सकता है वो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करता और किसी को पता तक ना चलता। तो मैं वहां पर छिपा रहा, या सच बताऊं, मैं जकड़ गया था डर के मारे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी के साथ लड़ पाऊं। मैं ऐसी नौकरी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मजबूरी है, वरना मैं नहीं करता। वो आदमी यहां से जा चुका था। फिर मैं B1 कंटेनर के पास गया, सूंघने की कोशिश कर रहा। अंदर से बदबू जरूर आ रही थी। मुझे लगा अंदर और भी लाशें हो सकती हैं, लेकिन एक बार रूल बुक को पढ़ लूं। जल्दी से भागा मैं, रूल बुक को खोला मैंने। B सेक्शन के जितने भी कंटेनर हैं उनके अलग अलग नियम थे। मैं B1 का वो नियम जानना चाहता था या B सेक्शन के नियम जानना चाहता था। तो यहाँ पर सबसे पहले B1 वाला वो नियम आया, उस कंटेनर को कभी नहीं खोलना है, चाहे कोई उसमें कुछ भी रख कर जाए। और ये हाईलाइट किया गया था, कुछ भी, चाहे वो भयानक हो या साधारण हो, कंटेनर B1 को नहीं खोलना है। मैं सोच में पड़ा हुआ, अरे यार पहली रात मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। अरे भगवान, किस मुसीबत में डाला हुआ है मुझे। उसके बाद मैं पूरी रात गुजार चुका था और तो कुछ नहीं हुआ। बार बार मैं B1 कंटेनर के पास जाता, सूंघने की कोशिश करता। मुझे कई और हरकतें भी महसूस हुई थी,
लेकिन पहला दिन होने के कारण मैंने खुद ज़्यादा हरकत नहीं की, शांत रहा। अगले दिन सबसे पहले फ़ोन पर मैंने सुपरवाइज़र से बात की थी। जी देखिए, मैं बस आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या अगर जो नियम बनाए गए हैं उसे मैं पूरा करता हूँ, यानी उसका पालन करता हूँ, उसके बावजूद भी अगर कुछ हो गया फिर मैं क्या करूँ? जैसे कि किसी आदमी से बात नहीं करनी है, B1 कंटेनर में कल कोई कुछ डाल कर गया था, अब उसे खोलना नहीं है, तो ऐसे नियमों के कारण यहाँ चोरी भी तो हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, फिर मेरी जिम्मेदारी रह जाएगी। जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस सुपरवाइज़र ने कहा, देख भाई, तेरा काम यहाँ पर बस फॉर्मेलिटी का है, समझ रहा है? फॉर्मेलिटी। तुझे बस कंट्रोल रूम में बैठना है, स्क्रीन के सामने देखना है, जो नियम है उनका पालन करना है। यहाँ किसी और को मुसीबत में नहीं डालना है, ना खुद मुसीबत में पड़ना है, समझ रहा है? फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि सरकारी रूल हैं। अगर ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी किसी के पास है तो उसे एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है। मैं सुपरवाइज़र इस एरिया का हूँ, उस जगह का नहीं हूँ, तो गार्ड तू है। नियमों का पालन कर भाई, वो जगह भूतिया है, तुझे बता तो रहा हूँ। किसी मुसीबत में मत फंस जाना, ध्यान रखना, ये कहा उसने। मैं और सवाल करना चाहता था, लेकिन वो बार बार कहता रहा, भाई रूल बुक पढ़। मुझसे सवाल क्यों कर रहा है? रूल फॉलो कर और ढूंढने की कोशिश कर, कोई काम का रूल तुझे मिलता है या नहीं। अगली रात सबसे पहले मैंने रूल बुक खोली, एक एक नियमों को पढ़ता जा रहा, याद करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि जगह भूतिया सब कहते हैं तो रूल भी कुछ अजीब बनाए गए हैं। ये सारे के सारे जो रूल हैं ना, ये फॉर्मेलिटी के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के लिए रूल तो होने चाहिए। अब इस जगह का इस्तेमाल कोई नहीं करता था और जो मालिक है वो नहीं चाहता कोई गार्ड यहाँ पर हो, लेकिन सरकारी मजबूरी के कारण उसे मुझे काम पर रखना पड़ रहा है, तो मैं भी वैसे ही काम करूँगा, फॉर्मेलिटी के लिए। मुझे स्क्रीन पर कई लोग नजर आ रहे थे, बहुत सारी हरकतें हो रही थी। रूल बुक को मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, बस रूल को फॉलो करना था, भले ही जितने भी अजीब हों। 12 बजे का वक्त था, मुझे लगा एक राउंड लगा कर आता हूँ। वहाँ रूल बुक में कई ऐसे इलाकों के बारे में बताया गया था, कई ऐसे मोड़ थे जहाँ पर नहीं जाना है, कंटेनर के पास नहीं जाना है, आवाज़ आएगी जवाब नहीं देना है, बहुत कुछ ऐसा था। लेकिन इतना सब कुछ याद नहीं रहता। मुझे राउंड लगाना था, तो राउंड लगाने के लिए मैं F रो की तरफ बढ़ने लगा था। अब मुझे कुछ याद रहा ही नहीं, लेकिन F रो के बारे में हाईलाइटेड रूल बनाया गया था, भूल चुका था मैं। स्कूल टाइम से ही ज़्यादा याद नहीं रख पाता था, इसीलिए नंबर कम आते थे। F रो में जब मैं पहुंचा, मुझे भागता हुआ एक बच्चा नजर आया, जैसे किसी का बच्चा यहाँ रह गया हो। भागने लगा। ठंड में उसने कपड़े भी पतले पहने हुए और ठंड के कारण थोड़ा थोड़ा जकड़ा हुआ था, नीला नीला फिर चुका था। मैं उसके पीछे भागा था, उसे ढूंढने की कोशिश की थी मैंने। वो एक कंटेनर के पीछे जहां पेड़ लगा हुआ था छिप चुका था। वहां जाकर मैंने उसे आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने मुझे हैरान करके रख दिया। मैं था F रो में ही, कंटेनर आगे पीछे टेढ़े मेढ़े तरीके से लगाए गए थे। वो एक कंटेनर के पीछे जाता, उसके बाद निकलता दूसरे कंटेनर के पीछे से, तो मैं जिस दिशा में भी जाता हर बार उससे दूर ही हो जाता और वो बचता, खिलखिलाता और जान गया था कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो हर बार बचता रहा। आधा घंटा हो गया और मुझे लगा भाड़ में जाए बच्चा, क्या मुसीबत है। अब जाकर देखता हूँ कोई ऐसा नियम है कि बच्चा नजर आए तो क्या करना है। मैं वापस चलने लगा और इस बार मैंने अपनी आंखों से जिस चीज को देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। आधे घंटे के लिए मैं F रो में था, आधे घंटे के लिए। लेकिन चलते चलते F रो से जब मैं बाहर निकला, 12 बजे गया था, 12:30 बजे का वक्त होना चाहिए। बाहर निकलते ही ऊपर जो चांद था वो सूरज में बदल गया। बहुत तेज धूप पड़ने लगी थी और मैं सोच में पड़ा, रे ये क्या, सूरज कहां से आ गया? अरे भूतिया घटना, ये तो भूतिया घटना है। चांद सूरज की तरह लग रहा है। और मुझे सामने सुपरवाइजर भी नजर आया, जो दूर से ही मुझे देखकर भागा भागा मेरी तरफ आ रहा
और फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, तुझे कितनी बार कहा है रूल को फॉलो कर, तूने रूल को फॉलो नहीं किया ना। मैंने कहा, सर आप यहाँ रात के वक्त। उसने कहा, रात के वक्त नहीं, टाइम देख, घड़ी में टाइम देख, दोपहर के 12 बजे का वक्त हो चुका है। तू मेरे पास नहीं आया क्योंकि तुझे बताया गया है ना, यहाँ आने से पहले मुझे बताना है, यहाँ से निकलते वक्त मुझे बताना है। अगर तू नहीं बताएगा तो मुझे लगेगा कि तेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर विजिट करनी होगी। लेकिन मैं यहाँ विजिट नहीं करना चाहता, कहा था ना तुझे, और तेरे कारण मुझे यहाँ पर विजिट करना पड़ रहा है। कहाँ पर था तू? मैंने कहा, सर मैं ये एफ रो में। तब उसकी आंखें खुल गईं। तू एफ रो में गया? रूल बुक पढ़, चल चल मेरे साथ। मुझे कैबिन में लेकर गया, कंट्रोल रूम में। रूल बुक खोली, एफ सेक्शन के बारे में हाईलाइटेड लिखा हुआ था, चाहे जो हो जाए एफ रो में नहीं जाना है, और खास तौर पर किसी भी हालत में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एफ रो में नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। फिर मुझे कहने लगा, क्या लिखा है इसमें? तुझे क्या बताया था मैंने? रूल बुक में सारे रूल लिखे हैं, उनको फॉलो करना है। क्यों गया तू? अगर तेरे साथ कुछ हो जाता जिम्मेदारी किसकी होती? मेरी होती ना। मैंने कहा, सर माफ़ कर दीजिए, एक बच्चा था, एक बच्चा जिसका रंग नीला। मैं बस इतना कह पाया, नीला। उसने कहा चुप कर जा, भाड़ में जाए तेरी बातें, तेरे बच्चे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे से तू एफ रो में 12 बजे से 3 बजे तक नहीं जाएगा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? मैंने कहा, जी सर बिल्कुल। क्या दिन के वक्त अगर कुछ हुआ तो मैं जा सकता हूँ? उसने कहा, हाँ दिन के वक्त ठीक है, जब सुबह हो जाए अगर ज़रूरी है कहीं पर जाना, लेकिन कंटेनर को नहीं खोलना है, ठीक है ना? समझ गया? दिन के वक्त तू एफ रो में और कहीं भी जा सकता है, ठीक है? मैंने कहा, ठीक है सर। मैं हैरान था, धूप निकली हुई है, आधा घंटा इतने ज़्यादा घंटों में कैसे बदल गया? आधे घंटे में 12 घंटे निकल गए। हैरानी की बात थी। घर गया, मैं आराम किया। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, 6 बजे। मैंने सुपरवाइज़र को बताया, ये थोड़ा काम करना था मुझे, तो मैं जल्दी आ गया। असल में मुझे एफ रो में जाना था। मेरा बैज तो वहीं पर गिर गया था, इसीलिए मैं पूछ रहा था क्या मैं दिन के वक्त जा सकता हूँ। मैं उस बैज को गंवाना नहीं चाहता था। सिक्योरिटी गार्ड के पास अपना बैज होता है। छोटी मोटी मुसीबत में हम पुलिस वालों को बुला सकते हैं, कह सकते हैं छोटी सी पावर जो सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है। बैज चाहिए, मैं जुर्माना भरना नहीं चाहता, इसे बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो जब मैं एफ रो में गया, अपना बैज मुझे पता था कहाँ पर गिरा होगा, लेकिन बच्चे ने उठा ना लिया हो। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बैज एफ रो की शुरुआत से थोड़ा आगे था। जब मैंने उस बैज को उठाया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो जो बैज था ना, वो मेरा ही था, जिसके ऊपर मैंने वो तारीख लिखी थी जब ये बैज मुझे मिला था। 1-2 दिन की तो बात थी, अभी तो मिला था। लेकिन वो बैज बहुत पुराना लग रहा, बहुत ज़्यादा पुराना। एक तरफ तो जंग लगा हुआ था, काले रंग का। उस पर जो तारीख लिखी थी 1987। ये कैसे 2025 होना चाहिए था ना, 1987 कैसे? मैं बस देखता रह गया। फिर उस बैज को मैंने जेब में डाला और सोचा, अगर मैं इसके बारे में किसी को बताऊंगा तो मुझे डांट ही पड़ेगी। ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं, फॉर्मेलिटी वाला काम है तो फॉर्मेलिटी की तरह ही करना होगा, ज़्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना है। और कितनी डांट खाएगा भाई, कितनी डांट खाएगा स्टीव? ये कहकर मैं दोबारा कंट्रोल रूम में चला गया। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। वहाँ स्टोरेज फैसिलिटी में कई लोग आए थे और ज़्यादातर मुझे सरकारी लोग ही लग रहे थे। लेकिन 8 बजने से पहले पहले हर कोई वहाँ से निकलता बना। जल्दबाजी में सब लग रहे थे। एक औरत भी थी। वहाँ से बाहर निकलते वक्त मुझे कहने लगी, तुम्हारा काम तो बड़ा मुश्किल होगा ना, रात के वक्त यहाँ पर रहना। हमें दिन के वक्त डर लग रहा है, तुम रात के वक्त यहाँ रहते हो, हिम्मत वाली लगते हो। ये कहकर वो औरत जा चुकी थी। और फिर से मुझे महसूस करवा दिया, यार सब लोग ये भूतिया कहानियाँ क्यों सुनाते रहते हैं? क्यों भूत प्रेतों से इतना ज़्यादा डरते रहते हैं? ये चल क्या रहा है यहाँ पर?
लेकिन मुझे अपना काम तो करना ही था। ना मैं इस काम को छोड़ सकता था और ना ही डरने के लिए मुझे कोई जगह मिल रही थी। काम छोड़ूंगा तो मुसीबत में फंसूंगा। चुपचाप कंट्रोल रूम में बैठ गया। 8 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो चुकी थी। अंधेरा हो चुका था। उस रात फिर से मैंने A17 कंटेनर को खोलता हुआ वो आदमी देखा जो चाबी से कोशिश किए जा रहा था और जैसे उसके पास चाबियों का गुच्छा हो खोलता रहा, लेकिन उसने कंटेनर को खोला नहीं। कोशिशें जारी रहीं। फिर वो वहाँ से गया, एक कंटेनर के पीछे गया और आगे वाले कैमरे में आया ही नहीं। वहीं कहीं छिप गया या कहीं और चला गया, पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे लगा कोई बात नहीं, इसके बारे में तो सुपरवाइज़र से बात तक कर चुका हूँ, तो मेरे लिए मुसीबत का कोई काम नहीं है। फिर B1 कंटेनर में उस लाश को लेकर जाता हुआ आदमी भी मैंने देखा और मैं सोच रहा था यार ये कुछ गड़बड़ करता है, लेकिन मुझे क्या, अब नियम बताए गए हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही रखा है फॉर्मेलिटी के लिए। और हो सकता है ये जो आदमी है ना, ये इस जगह के मालिक को जानता हो। अगर मैंने किसी को बताने की कोशिश भी की तो ये अमीर लोग हैं, बात को दबा देंगे। मुझे क्या, यहाँ गैंगस्टर हैं तो नहीं, लेकिन कभी पकड़े ही नहीं गए। हो सकता है बहुत अमीर हैं, पकड़े जाएंगे भी नहीं। और फिर जब मैंने एक स्क्रीन में F रो को देखा तो मेरे माथे से पसीना टपकने लगा था। भाई यहाँ पर जो हुआ है ना, उसके बारे में तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बैज किसी ने बदला कैसे, और क्या तारीख भी बदल दी, लेकिन ये वही वाला बैज है। इसके एक तरफ वो खराब पेंटिंग का निशान बना हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है। सोच में पड़ा हुआ था मैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं है, इसीलिए उस बैज को मैंने जेब में डाला। कोई बात नहीं, कह दूंगा ना पानी में रह गया, जंग लग गया, अभी तो कोई देखने वाला नहीं, लेकिन बहाना मैं तैयार रखूंगा, जंग को थोड़ा सा साफ कर दूंगा। फिर मैंने एक और अलग चीज़ देखी। मैं तो फिर से रूल बुक को रटना चाहता था, लेकिन रटना नहीं आता था। लड़कियां पता नहीं कैसे हर एक शब्द को बराबर याद कर लेती हैं, लड़के ऐसे नहीं कर पाते। मैंने कैमरे में सबसे पीछे वाले रो का अंतिम कंटेनर देखा और मैं सोच में पड़ा हुआ था, यह सारे हरे कंटेनर हैं, ये लाल कंटेनर क्या कर रहा है, बिल्कुल अलग सा लाल रंग का कंटेनर। फिर मैंने रूल बुक को खोला, देखने लगा मैं। रूल बुक में लाल कंटेनर नहीं है, इसमें तो लाल कंटेनर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, कोई नियम नहीं है। लेकिन जब मैंने काउंटिंग शुरू की, यहाँ पर 199 कंटेनर्स हैं। आखिरी वाले रो में भी कुल 20 कंटेनर होने चाहिए। तो भाई ये 21वां कंटेनर क्या कर रहा है, यानी कि 200वां कंटेनर। फिर मैंने रजिस्टर निकाला, वहाँ पर चेक किया, 199 कंटेनर। भाई 200वां कंटेनर ये कब आ गया, कौन रख कर चला गया, वो भी अलग रंग का। अब मैं कोई नियम तो तोड़ नहीं रहा, तो मुझे लगता है वहाँ जाकर मुझे देखना चाहिए 200वें कंटेनर का क्या चक्कर है। इसीलिए जब मैं उस कंटेनर को देखने के लिए आखिरी वाली रो में गया, 20 कंटेनर थे वहाँ पर, वो भी हरे वाले। लाल कंटेनर वहाँ पर मौजूद ही नहीं और मैं अपने सर को खुजाने लगा। ये क्या, कैमरे में यहाँ लाल रंग का कंटेनर था, अब तो नज़र नहीं आ रहा। ये क्या, पुरानी रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही क्या यार। लेकिन वहाँ से वापस कैबिन तक पहुँचते पहुँचते मैंने कई कंटेनर से आवाज़ आती हुई सुनी। एक कंटेनर के अंदर से टीवी की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग उस कंटेनर के अंदर हो, दारू पी रहे हों, ऐसे बातें कर रहे थे कि ग्लास में डाल दे, थोड़ी सी डाल, मैं ज़्यादा नहीं पीता। सामने कुछ टीवी लगाया होगा, लेकिन वो कंटेनर बाहर से बंद था, बाहर ताला लगाया गया था। तो मैं जब कंट्रोल रूम में पहुंचा, बहुत कुछ देखा था। मुझे लगा भाई ये जो कंटेनर्स हैं ना, कुछ यहाँ मुझे लगता है कुछ इल्लीगल काम भी होता है। शायद इन कंटेनर्स में ना लोगों को छिपा कर रखा जाता है। कई क्रिमिनल होते हैं ना जो शहर में ही होते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते, और पुलिस वाले तलाशी लेने के लिए घरों के अंदर जाते हैं, छापे मारते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते।
क्या हो अगर इन कंटेनर्स में ऐसे क्रिमिनल हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों रहते हों। लेकिन एक परेशानी है, बस सिर्फ एक। ये कंटेनर में कोई छेद नहीं होता, तो अगर कोई अंदर है, पूरा दिन बंद है, तो सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। दम भी तो घुट सकता है, कोई मारा भी जा सकता है। इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा? और ऐसी कई कहानियां मैंने सुनी हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कंटेनर्स में छिपकर कई लोग बैठे रहे 24 घंटे तक या कई दिनों तक, फिर उनकी लाशें निकली। दम घुटने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। इनके साथ भी तो कुछ ऐसा हो सकता है। क्या मैं कंटेनर में थोड़ा आवाज लगाकर उनसे बात करने की कोशिश करूं? कंट्रोल रूम में मैंने लाल रंग के उस कंटेनर को दोबारा देखा और मैं सोच में पड़ा हुआ था। फुटेज तो लाइव ही लगती है, लेकिन वहां जाने पर यह लाल कंटेनर नजर नहीं आता, यहीं से नजर आता है। यहां चल क्या रहा है? अब मैं ध्यान से रूल बुक को पढ़ने लगा था, क्योंकि इन चीजों पर शक मुझे भी होने लगा था। फिर मैंने एक और कंटेनर के बारे में पढ़ा और यहां रूल बुक में बताया गया था कि उस कंटेनर को खोलना नहीं है, लेकिन बाहर रहते हुए उस कंटेनर को छुआ जा सकता है, वहां पर जाया जा सकता है। इससे कोई नियम नहीं टूटता। तो मैं उस कंटेनर के पास गया। अंदर से खरोंचने की आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें जैसे किसी जानवर को बांधा गया हो या किसी इंसान को कैद किया गया हो, किडनैप किया गया हो। अब बिना किसी रूल को तोड़े मैं उस कंटेनर के पास अंदर बात करने की कोशिश कर सकता था, तो मैंने कंटेनर पर हाथ मारना शुरू कर दिया। अंदर से भी वैसी आवाज आई जैसी मैंने हाथ मारकर आवाज की थी, यानी 2 बार टक टक की। अंदर से भी 2 बार टक टक। यानी कोई जानवर नहीं है, ये कोई समझदार इंसान है, लेकिन बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने हाथ मारते मारते आगे वाले दरवाजे की तरफ आवाज की और उसने भी ऐसा ही किया। मैंने फिर आवाज लगाकर कहा, तुम चाहते हो कि मैं इस दरवाजे को खोलूं? तुम कौन हो? क्या तुम बता सकते हो? फिर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से हाथ मारा, उसने जवाब दिया। फिर मैंने कहा, तुम आवाज करके मुझे जवाब दे सकते हो। अगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मैं इसे ना समझूंगा। अगर तुमने बिल्कुल कोई जवाब दिया ही नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या तुम इंसान हो? कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने कहा, क्या तुम्हें यहां पर कैद किया गया है? टक टक की आवाज आई और मेरी आंखें खुल गई, यानी कि कोई अंदर है। क्या तुम्हारे मुंह को बांधा गया है? क्या तुम्हारे हाथ पैर को बांधा गया है? कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे हाँ ना में मैंने कई सवाल पूछे और मुझे जवाब मिले, लेकिन उन जवाबों से मैं सहमत नहीं था। उससे जब मैं कुछ खास सवाल पूछता, इस जगह के बारे में, उसके बारे में, उसका वो जवाब नहीं देता, तो मुझे लगा यहाँ से निकलो अब, और मैं कुछ करना नहीं चाहूँगा। और उस समय मैंने चालाकी दिखाई थी। कंटेनर के पास आने से पहले कैमरे की तार मैंने निकाल दी थी ताकि रिकॉर्डिंग ना हो पाए। बस 5-10 मिनट के लिए आया था, फिर से जाकर तार लगा दी। और ऐसा यहाँ पर कई बार होता था। तारें हिलने के कारण कैमरे बीच बीच में बंद हो जाते थे। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सोच में पड़ा हुआ था मैं। फिर मुझे लगा अब रूल बुक के अनुसार और भी बहुत कुछ जानना होगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर काम करना है, सच्चाई का पता भी लगाना होगा। जब सच्चाई पता लग जाएगी, मैं अनजान बना रहूँगा, लेकिन सुरक्षित तो रहूँगा ना। चल क्या रहा है पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ। अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। मैंने कई रूल्स को अच्छे से चेक किया। 2 दिन बाद मुझे लगा सच का पता लगाना होगा, तभी लंबे समय तक मैं काम कर पाऊंगा। वो आदमी जो लाश को लेकर आता है, वो लाश को B1 कंटेनर में फेंक कर चला जाता है। देखूं तो अंदर कितनी लाशें हैं, और उसके बाद अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो भांडा फोड़ हो सकता है। तो इस राज को खुद तक सीमित रखूंगा। हो सकता है समय आने पर मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊं। इसीलिए मैंने रात के वक्त 12 बजे, जब वो आदमी लाश को अंदर फेंक कर चला गया, चुपचाप कैमरे की तार निकाली। चलने लगा मैं उस कंटेनर की ओर। धीरे से B1 कंटेनर के पास पहुंचा। एक तरफ की लाइट को मैंने बंद कर दिया था ताकि इस तरफ ज़्यादा रोशनी हो ही ना।
दूर से कोई देख ही ना पाए। चुपचाप यहाँ पर पहुंचा था और इस तरफ आसपास और कोई नहीं होता, कोई बच्चा नहीं, कोई और नहीं। मैंने उस कंटेनर को चाबी के साथ खोला। टॉर्च मेरे पास थी। कंटेनर के दरवाज़ों को थोड़ा बंद कर दिया ताकि लाइट बाहर ना जा पाए, और जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, उस कंटेनर के अंदर कुछ नहीं था। पूरा का पूरा कंटेनर खाली था, कपड़ा तक नहीं था। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस आदमी ने इस कंटेनर में उस लाश जैसी चीज को फेंका था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कंटेनर में है ऐसी कोई चीज नहीं है? सोच में पड़ा हुआ, हैरान और परेशान था मैं। फिर मैंने उस कंटेनर को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उस कंटेनर को बंद किया था, वो आदमी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, कंटेनर के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ। और फिर वो मुस्कुराने लगा देखकर। पहले तो उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल साधारण थी और मैं थोड़ा शर्मिंदा हो चुका था कि मैंने थोड़ी गलती की है और अब तो एक गवाह भी है मेरी गलती का। फिर उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, उसकी मुस्कुराहट बहुत बड़ी हो गई। हमारे होंठ कानों तक नहीं जाते, इतनी बड़ी मुस्कुराहट किसी इंसान की नहीं होती। दांत साफ नजर आ रहे और कान भी खुल गया। मुस्कुराहट सर के पीछे तक चली गई और ऊपरी हिस्सा पीछे लटक चुका था। ऐसे कौन हंसता है जैसे कटकर आधा हिस्सा सर का पीछे गिर गया हो। मैं भागा क्योंकि मैं समझ चुका था ये कोई इंसान नहीं है, यानी यहाँ जो घटनाएं होती हैं वो साधारण घटनाएं नहीं हैं, सच में भूतिया घटनाएं हैं। और भागकर मैं कैबिन में पहुंचा था। मैंने तो कंटेनर का ताला तक नहीं लगाया, लेकिन सुबह होने तक हिम्मत नहीं थी। मुझे बस इतना पता था, अगर मैंने सीसीटीवी कैमरे की तार लगा दी तो उस कंटेनर के खुले दरवाजे फुटेज में आ जाएंगे और मैं मुसीबत में फंस सकता हूं। तो जैसे ही थोड़ी सुबह हुई, सबसे पहले मैंने उस कंटेनर के दरवाज़ों को बंद किया, ताला लगाया मैंने, और फिर से वापस मैं अपने कंट्रोल रूम में आया। वहाँ पर मैंने कैमरे चला दिए। अब सब कुछ ठीक था। कह दूंगा कि मेरी पैर फंसने के कारण तार निकल गई होगी, बहाना लगा दूंगा, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं। मुझे लगता था कि ये कैमरे जो हैं ये ऑनलाइन कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन क्या एक्सेस करके ये सब कोई देख रहा होगा? कोई पूछेगा कि कैमरे क्यों नहीं चल रहे? पूछा तो किसी ने नहीं। ऐसे अगले कुछ दिन निकले थे, जिसके बाद मैंने खुद सुपरवाइज़र से पूछा था, सर आप जो कह रहे थे मैंने उसे महसूस किया है, अब मैं रूल बुक को पूरी तरह से फॉलो करता हूँ सर, ये जगह सच में भूतिया है, बड़ी खतरनाक लगती है। और सुपरवाइज़र ने कहा, बिल्कुल, अब तुम समझ पा रहे हो, और अच्छा है कि तुम समझ पा रहे हो। अब तुम वहाँ बैठे रहो, पूरी रात गुजार दो, जो होता है जैसे होता है भाड़ में जाए, अपनी पगार लो और घर को निकलो। मैं भी उस जगह जाना पसंद नहीं करता, कोई गार्ड हो तो अच्छा रहता है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे भाई, मुझ पर एक एहसान करना, मुसीबत में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हारी मुसीबत मेरे लिए भी मुसीबत बन जाएगी। फिर मैंने उसे कहा, सर बस एक सवाल है, मैं कई जगह पर रह चुका हूँ, मैंने लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, किसी घर में कोई भूत या कब्रिस्तान में किसी तरह के भूत नज़र आना। यहाँ पर तो कुछ बहुत अजीब हो रहा है, इतनी ज़्यादा घटनाएं अलग अलग तरह की, कोई सोच तक नहीं सकता। कंटेनर से आवाज़ें आती हैं, बच्चा नज़र आता है, वो एफ वाला रो आप जानते हैं ना, 12 घंटे निकल चुके थे, दिन रात हो गया। तब उसने कहा, हाँ मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ और इसका जवाब मेरे पास नहीं है। यहाँ पहले भी काम करने के लिए 1-2 लोग आए, लेकिन ज़्यादा समय कोई गुजार नहीं पाता, डर कर भाग जाता है। और एक तो चोटिल हुआ था, ज़ख्मी हुआ था, और फिर वो चला गया, मुझे ये मुसीबत झेलनी पड़ी। कभी कभी रात को यहाँ आना पड़ता है, जब कोई कंप्लेंट कर दे कि आवाज़ें आ रही हैं, कोई आसपास से गुज़र रहा आदमी, तो राउंड लगाने के लिए आना पड़ता है, और मैं यहाँ आना नहीं चाहता। ये जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। फिर मैंने उस सुपरवाइज़र को कहा, सर बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या हमें इसके सच का पता नहीं लगाना चाहिए? आखिर यहाँ पर चलता क्या है? क्या आपको इसके बारे में कोई और जानकारी है? सुपरवाइज़र ने कहा, मुझे तो नहीं पता, जितना पता है वो तुम्हें भी पता लग चुका है।
तो मान नहीं रहे थे, अब समझ में आ रहा है वो नियम क्यों बनाए गए हैं। क्योंकि हर एक कंटेनर हर एक जगह पर कुछ अलग होता है, तो रूल बुक को फॉलो करते रहोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी पता लगाने की कोशिश ऐसी मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। भूतिया जगह खतरनाक होती हैं। मैंने कहा सर फिर मैं रूल्स को फॉलो करते हुए बिना मुसीबत में पड़े क्या इस सच को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ, जानने की कोशिश कर सकता हूँ। सुपरवाइज़र अब मेरे साथ था, लेकिन मुझे बस यही कह रहा, कोई खतरनाक चीज़ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, किसी मुसीबत में हो तो मुझसे छिपाना मत। अब तुम भी उतना जानते हो जितना मैं जानता हूँ। बस अब मुझे खुशी हुई, हिम्मत बढ़ गई, यानी कि अब सच का पता तो लगाना होगा। ऐसा क्या है यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा भूतिया घटनाएं होती हैं। उस रात लगभग 8 बजे मैं तैयारी करके बैठा था। अच्छे से नोट डाउन करूँगा क्या क्या होता है, जो नियम बनाए गए हैं, यानी एक एक करके यहाँ जो काम करते होंगे उसने ये नियम बनाए होंगे, या जिसकी ये ज़मीन है उसने ये नियम बनाए होंगे, तो उसे पता है यहाँ क्या क्या होता है। लेकिन अगर इनसे अलग कुछ नज़र आता है, कोई ऐसा कंटेनर जिसका नियम नहीं बनाया गया है, उसके बारे में तो पता लगा ही सकता हूँ। मैं रूल्स को फॉलो कर रहा था। एक रूल मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था कि जब संडे हो तब जेड रो के करीब नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पर कोई जेड रो मौजूद ही नहीं था, यानी कि जे रो से आगे था ही नहीं तो जेड रो मौजूद ही नहीं है। पहले तो मैंने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं, और ख़ास तौर पर संडे को जेड रो, संडे को यानी कुछ ऐसा नज़र आएगा जो बाकी दिन नज़र नहीं आता है, और मैं संडे को ये चीज़ कभी महसूस कर नहीं पाया। एक एक करके मुझे हर एक कैमरे को चेक करना होगा, लेकिन रविवार के दिन शायद कुछ काम की चीज़ पता चल जाए कि ये जगह इतनी ज़्यादा भूतिया क्यों है। और मैंने रविवार को महसूस किया यहाँ जे रो नहीं है, आगे कुछ ऐसे रोज़ भी नज़र आ रहे हैं जो पहले ज़मीन के अंदर नहीं थे, यानी कि पीछे कंटीली तार लगी हुई है। जे रो तक कंटीली तार है और रविवार को कंटीली तार के पीछे एक दरवाज़ा नज़र आने लगा। उस दरवाजे के पार कोई भी एक कैमरा नहीं लगा था, तो मैं कंटीली तार के पास गया। वो दरवाज़ा खुला ही था, जालीदार दरवाज़ा, और उसके आगे भी मुझे कई कंटेनर्स नज़र आने लगे। और मैं सोचने लगा, अच्छा तो यहाँ आगे भी कंटेनर्स हैं जो सिर्फ रविवार को नज़र आते हैं। अब यहाँ आगे क्या हो सकता है। नियम के अनुसार मुझे जेड रो में रविवार को नहीं जाना है, लेकिन ये जो कंटेनर्स हैं ये नज़र भी तो रविवार को ही आते हैं, तो आगे जाकर देखना तो मुझे ज़रूर चाहिए। क्या ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं आगे गया? और जब उस दरवाजे के मैं आगे गया था, आगे कई कंटेनर्स जिनके दरवाजे खुले थे। मैं तो एक कंटेनर के पीछे छिप गया और मुझे एक आदमी नज़र आया, 3 सर वाला। 3 सर, 8 बाजू, कई टांगे, मकड़ी के समान ही था, जो चलकर एक कंटेनर के अंदर गया था। उसके बाद उसने कंटेनर को बंद कर दिया। मेरे हाथ पांव फूल चुके थे, लेकिन मुझे हर चीज़ के बारे में पता लगाना था। मुझे वहाँ कई जानवर मिले, कई जीव मिले, कई इंसान मिले, लेकिन कोई भी साधारण नहीं लग रहा। हर कोई अलग और भयानक था, लेकिन मुझे कोई देख नहीं पाया, मैं छिपा रहा। चलते चलते जब मैं आगे पहुंचा, आगे एक और कंट्रोल रूम बना हुआ था, उस तरफ वाला कंट्रोल रूम, और उस कंट्रोल रूम में भी कई स्क्रीन लगी हुई थी। वहाँ पर भी एक आदमी बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने बैठा था। उसे देखकर मुझे लगा इस तरफ भी कंट्रोल रूम है। छिपते छिपाते मैं यहाँ तक ज़रूर पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है ये 2 अलग अलग एरिया हैं। तो आगे वाले उस एरिया में उस आदमी से बात करने की कोशिश करता हूँ, मेरी तरह वो भी एक गार्ड होगा। पता लगाने की कोशिश करूँ क्या जाकर? सोचा 10 मिनट, और मेरे दिल ने कहा पता लगाना मेरा हक है। गया मैं उस कैबिन में। कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलकर मैंने बस इतना कहा था,
एक्सक्यूज मी। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और ये कंट्रोल रूम बिल्कुल मेरे कंट्रोल रूम की तरह लग रहा। लाल डायरी मैं भी रखता हूँ। लाल डायरी वहाँ पर भी पड़ी थी। कद काठ उसका भी मेरे जैसा ही था, कपड़े उसने भी मेरे जैसे ही पहने हुए और नाम उसका भी स्टीव था। बैज उसके छाती पर लगा हुआ, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। कैसे बयां करूं, उसका चेहरा ही नहीं था। ना आंखें, ना नाक, ना होंठ। वो पूरी तरह से बिना चेहरे वाला कुछ था। उसने मुझे जवाब दिया। जब मुंह नहीं है तो वो बोला कैसे? और मैं डर कर भागना नहीं चाहता था, क्योंकि यहां पर हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं, तो मुझे धैर्य रखना होगा। फिर उसने बिल्कुल अपना चेहरा मेरे चेहरे की तरह बनाया। मैं स्तब्ध रह गया और फिर उसने कहा, भागना मत। अगर तुम भागे, उनमें से कोई भी तुम्हें मार सकता है। रुको, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं अब तुम बन चुका हूं, मेरा हम शक्ल। लेकिन ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई भूत है जो रूप बदल सकता है। मैंने कदम पीछे हटाया और वो कहने लगा, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो तुम्हें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी यहाँ तक नहीं आया है। नियम बनाए गए हैं या खौफ पैदा किया गया है या रास्ता सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें सच जानना होगा। इन सब का यहाँ हम सब कैद क्यों हैं? मैं उसकी बात सुनने लगा और उसने कहा, ये जगह एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंटल साइट हुआ करती थी। यहाँ किसी का भी आना निषेध था। कंटेनर्स रखे गए थे इस बात को छिपाने के लिए। पहले ये स्टोरेज फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। पहले ये हुआ करता था एक्सपेरिमेंट के लिए एक गांव, कंटेनर्स का बना हुआ गांव, जहां पर एक्सपेरिमेंटल जीव रहा करते थे। सब पर शोध हुए, लेकिन ये जगह उस भयानक हादसे के बाद ऐसी रह गई। इसे रोकने की कोशिश सबने की, छिपाने की कोशिश सबने की, और मैं उस समय गार्ड था। मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हादसे के कारण इस जगह से मैं भी जुड़ गया। यहाँ तुम जो भी देख पा रहे हो, ये एक गलती का नतीजा है। हर कोई एक लूप में फंसा हुआ है। मैं भी इस लूप में फंसा हुआ हूँ और यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल सकता। हर बार मेरे साथ ऐसा ही होगा, लेकिन इस हादसे के कारण मुझे एक ऐसी ताकत मिली है जिससे मैं किसी के भी रूप को धारण कर सकता हूं और उसकी जानकारी को भी ले सकता हूं। तुम्हारे दिमाग की सारी जानकारी को कॉपी कर चुका हूं, लेकिन ये ताकत सिर्फ एक दिन के लिए ही उस ताकत को संजोने का मौका देती है। यानी मैं स्टीव बन चुका हूं और जानता हूं आज कौन सी तारीख है। तुमने जो जो देखा मैं वो सब देख चुका हूं, और मुझे जो जानकारी है मैं तभी तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि यहां से मैं तो बाहर नहीं निकल सकता। तुम बाहर निकल सकते हो, और तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैंने ये जानकारी दी है। अगर मुझे याद है तो हो सकता है इससे पहले भी कोई ये जानकारी लेकर गया हो। तो सावधान रहना कि किसी को बताना मत। हो सकता है अगर तुम किसी को बताओगे तुम्हारी जान को खतरा हो। लेकिन अगर तुम्हें काम पर रखा गया है एक गार्ड के तौर पर, यानी सरकार की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है इसे खत्म करने की, तो इसे साधारण तौर पर छिपाने का काम चल रहा है। इस बात को बताओगे तो खतरे में पड़ जाओगे। इसे खुद तक सीमित रखना। जब धीरे धीरे इस जानकारी को लोगों तक पहुंचा पाए तब इस काम को छोड़ना। अचानक मत छोड़ना, करते रहना इस काम को, और सबूत मत छोड़ना। जैसे तुमने कैमरे बंद किए हैं, मुझे तुम्हारी सब जानकारी है। तुम्हारे दिमाग को कॉपी कर चुका हूं और मैं चाहता हूं तुम सुरक्षित रहो। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम यहाँ पर आ जाया करो। मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़कर तुम्हें हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और सच में मुझे मेरे हर एक सवाल का जवाब मिला था। एक्सपेरिमेंटल साइट, जहाँ पर ह्यूमंस पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। लाशें जिंदा करने की कोशिश की जाती थी और वो आदमी उन लाशों को कंटेनर में फेंकता है। लूप जो हर रोज वैसे ही चलता है,
और अंदर से लाश गायब हो जाती है, क्योंकि वो भी हादसे का शिकार हुआ था। यहाँ पर एक ऐसी टाइम लूप की मशीन में हादसा हुआ था कि सब श्रापित होकर कैद हो चुके हैं और हर रात उन्हें वही चीज़ें करनी पड़ती हैं। उन्हें याद भूलता है और दोबारा से इन सब की शुरुआत होती है। इसे रोका नहीं जा सकता, तभी तो यहाँ ये सब हो रहा है। अब मैं जान गया था और मैं चुपचाप उस दरवाजे से निकला, कैबिन में जाकर बैठ गया। हाथ पैर मेरे फूल चुके थे। मुझे लगा था ये कोई साधारण भूतिया जगह है, लेकिन ये कोई भूतिया नहीं बल्कि हादसे की एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल साइट है जहां पर अगर मैं फंसा तो छोटी मोटी जगह पर नहीं फंसूंगा, सीधा टाइम लूप में फंसूंगा। तो चुपचाप नियमों का पालन करना है, नियम नहीं तोड़ने हैं। और अब तक मैंने कोई ऐसा नियम नहीं तोड़ा था जिसकी भयानक सजा मुझे मिलती। मैंने इसके बारे में सुपरवाइजर को नहीं बताया था। मैं वो काम 6 महीने तक करता रहा था और उसके बाद से मैंने उस काम को करने का तरीका बदला। मैं किसी कंटेनर के पास नहीं जाता। रात के वक्त कुछ अजीब भी नजर आता, भले ही मुझे चोर नजर आता, मैं नहीं जाता उस तरफ। और एक बार एक चोर भी अंदर घुसा था चोरी करने के इरादे से, और मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। अंदर आता हुआ वो नजर आया, लेकिन बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। और अगले दिन फुटेज में अंदर आता हुआ भी वो नजर नहीं आ रहा था, जैसे इतिहास से भी वो गायब हो गया। उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। 6 महीने काम करने के बाद बिना किसी को बताए चुपचाप मैंने वो काम छोड़ा था ताकि मैं कोई और काम कर पाऊं। ये बताया था मैंने, लेकिन असलियत मैं जानता था जो किसी को बता नहीं सकता था, और इस कहानी के जरिए आपको बताना चाहता हूं। उस जगह की जानकारी देकर मैं खुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। ना ही मेरा असली नाम स्टीव है। मैं अपनी पहचान को भी गुप्त रखे हुए हूं और उस जगह की जानकारी को भी गुप्त रखे हुए हूं। लेकिन इस कहानी के जरिए सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी सोच समझ से बहुत परे है। कुछ घटनाएं प्राकृतिक होती हैं, जैसे कि भूतिया घटनाएं कुदरत का हिस्सा, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इंसानों की गलती के कारण होती हैं। और इंसानों की वही आदत, जब भी कोई गलती हो जाए, अगर गलती ज़्यादा बड़ी है तो अपना पीछा छुड़ाओ और ये मानने से इनकार कर दो कि ये हमने किया है। ऐसा दुनिया में बहुत जगह हुआ है। सरकारें मुकर गईं और ये जगह भी उनमें से एक है। सबूत इंसानों की गलती का।